गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के बचे हुए टॉपिक्स सभी रिवाइज होंगे। इसका सबसे पहला टॉपिक अब आता है तमिलनाडु के इलेक्शन का। वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का रिजल्ट यहाँ पे है। किस पार्टी ने कितने वोट प्राप्त की, कितना परसेंटेज उनका रहा, वो ये आपके टेबल के जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा हाउ आर द रिजल्ट्स ऑफ द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 2016 में इस इलेक्शन का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि व्हाट वुड बी द कंपोजिशन ऑफ द असेंबली इफ इट इज वाज पीआर सिस्टम लाइक इन इजराइल। अगर इजराइल के अंदर इस तरह का कंपोजिशन रहता कि जिस तरह का रिजल्ट इंडिया के अंदर आया तो उनका इस तरह का कंपोजिशन हो सकता था। विच पार्टी वुड हैव ए मेजॉरिटी, इसमें पार्टी में कौन सी पार्टी मेजॉरिटी धारण करती एंड हु वुड फॉर्म द गवर्नमेंट, कौन सी सरकार बनाती, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम ऑन द रिलेशनशिप पॉलिटिकल पार्टी के रिलेशनशिप में क्या अंतर आता है। यहाँ पे आप देखिएगा इसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर एआईएडीएमके है, 40.70% वोट उनको और 135 सीटें, डीएमके 31.64% वोट 88 सीटें, आईएनसी 6.42 सीटें, पीएमके 5.32 ये 0 सीट मिलती है इनको, नहीं मिलती है सीट, बीजेपी 2.84 कोई सीट नहीं, डीएमबीके 2.39 कोई सीट नहीं, सीपीआई 0.79 कोई सीट नहीं, आईयूएफएल 0.73 1 सीट, अदर पार्टी 6.37 0 सीट्स और इंडिपेंडेंस 1.43 0 सीट्स और नोटा 1.30। नोटा बटन वो बटन होता है जो भी कोई कैंडिडेट जितने भी उम्मीदवारों की लिस्ट ईवीएम पर होती है अगर वह उनमें से किसी को पसंद नहीं करता है, वो वोट देना ही नहीं चाहता है, तो उन लोगों का परसेंटेज है 1.30। जिन्होंने किसी पार्टी को पसंद नहीं किया तो ये लोग इन्होंने एक तरह से चुनाव का बहिष्कार किया है, शांतिपूर्ण तरीके से बहिष्कार किया है। इससे आगे चलते हैं। यहाँ इस टॉपिक को देखिएगा, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसको हम अंग्रेजों के शासन से ही समझ के चलते हैं। 1932 से पहले बी.आर. अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टरेट्स का मुद्दा लाकर के राजनीति में, भारतीय राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने ये मांगा कि जो एससी कास्ट के मेंबर्स हैं उनके लिए रिजर्व सीट्स रिजर्व होनी चाहिए और उनको वोट देने वाले भी एससी कास्ट के लोग ही होंगे। तो इस बात को लेकर महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात का विरोध किया। मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने इसका विरोध जताया कि आप ये इस तरह का करके समाज को बांटने का काम कर रहे हो। समाज को इस तरीके से बांट दोगे तो समाज कभी इकट्ठा नहीं रह पाएगा और जिन लोगों को आप रिजर्वेशन दिला रहे हो वह भी समाज की मुख्य धारा से कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने मनाया। तो 1932 में महात्मा गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच एक पूना पैक्ट नाम का समझौता होता है। उस समझौते में ये तय हो गया कि सीट रिजर्व एससी के लिए रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ उनके वोटर्स सभी लोग होंगे, चाहे उसमें जनरल कास्ट के कोई भी व्यक्ति रहते हो या अदर कास्ट के कोई भी व्यक्ति रहते हो, कोई भी धर्म के व्यक्ति रहते हो, तो सब लोग उसमें वोट करेंगे। ये यहाँ की जानकारी में दिया गया और ये वास्तव में बहुत अच्छा भी है ताकि उन लोगों को हक भी मिल सके। यानी ये जो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये क्या है, जो लोग अपने बलबूते पर अगर स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ने का मौका इन सभी जातियों को मिलता है तो ये लोग पिछड़ जाते हैं। एससी कास्ट के, एसटी कास्ट के लोग पिछड़ जाते हैं, इसलिए उन लोगों को राजनीति में कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं उनके। जैसे बावल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एमएलए के रूप में एक आरक्षित सीट है और इसके अलावा अंबाला और ये सिरसा, ये 2 सीटें हैं। ये एमपी के रूप में हमारे यहाँ पे रिजर्व सीट्स हैं। तो रिजर्व सीट्स को इसीलिए रखा गया है कि हमारे ये रिजर्वेशन की सीट क्यों रखी गई है, क्योंकि उनकी संख्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा है, इस वजह से ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी गई हैं। प्रावधान तो ये भी है कि इसके अंदर कभी रोटेशन भी देखने को मिले, कभी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इसको बनाया जाए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत कम चेंज हुई है। बावल कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अब यहाँ पे और आगे चलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर चेंज होती है, बावल की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अगर चेंज होती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से जनरल अगर में कन्वर्ट हो जाती है तो 100% यहाँ पे जाट और राजपूत समुदाय के लोग भी यहाँ पे एमएलए बनेंगे। अभी तो इनडायरेक्टली भागीदारी करते हैं, लेकिन वो और भी ज्यादा जोश के साथ इस राजनीति में आएंगे। इससे आगे चलते हैं। फ्री और फेयर इलेक्शन हमारे देश के अंदर ये बहुत जरूरी है, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना।
हमारे देश के अंदर इलेक्शन हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। कुछ कमियों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा आपको। जैसे पहली कमी है, लोग पैसे का बहुत यूज करते हैं। दूसरी कमी है, अपराधी राजनीति में आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी कमी है। जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वो भी राजनीति में आकर के लोगों को डरा धमका के वोट लिए जा रहे हैं, पैसे बांट करके वोट लिए जा रहे हैं, लालच देकर वोट लिए जा रहे हैं। नौकरियों का मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता का उल्लंघन करने के बार बार उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो वैकेंसी आउट करते हैं, जो सरकार जाने वाली होती है या रूलिंग पार्टी होती है, वह उस टाइम पे उसका एडवर्टाइजमेंट देती है जब वह इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर देती है, वायलेशन करती है। तो ये गलत चीज़ है। हमारे देश के अंदर और भी कई अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पूरे बूथ को ही कैप्चर कर लेते हैं, डरा धमका के वोट डलाते रहते हैं, इनडायरेक्टली अप्रोक्ष मतदान दूसरे व्यक्ति से कराते रहते हैं, और इसके अलावा वोटर लिस्ट में गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। पहचान पत्र को लेकर भी इस तरह की अनियमितताएं देखने को मिलती है। जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके भी मतदान देखे गए हैं। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, देश के लिए शर्मिंदगी का सवाल है। यहाँ पे आप आगे चल के देखिएगा, फ्री और फेयर इलेक्शन ये जरूरी है, क्योंकि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और अनफेयर और अनफ्री अगर इलेक्शन होते हैं 100% वह लोकतंत्र भी बंधक होगा, लोकतंत्र स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाएगा, डेमोक्रेसी कमजोर होगा। कभी ना कभी ये डेमोक्रेसी की जो इमारत है गिर जाएगी। डेमोक्रेसी कब मजबूत होगा? अगर हम फ्री और फेयर इलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जनता बढ़ चढ़ करके भाग लेगी, अपनी मर्जी से वोट डालेगी, तो हमारी जो लोकतंत्र की इमारत है मजबूती से खड़ी रहेगी और हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ पे देखिएगा प्रोपोर्शन की बात कही गई है। मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन है तो प्रोपोर्शन है 14.2% है, बट द नंबर ऑफ मुस्लिम एमपीज इन द लोकसभा हैज यूजुअली बीन लेस देन 6%, यानी 6% यहाँ पे एमपीज इलेक्ट होते हैं हमारी लोकसभा के अंदर। और यहाँ पे 14.2 हमारे देश के अंदर औसत जनसंख्या में इनका परसेंटेज है। तो जनसंख्या का परसेंटेज को देखते हुए इनकी सीटें इनको बहुत कम मिल रही है। इसका मतलब एक प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है यहाँ पर। लेस देन हाफ ऑफ देयर शेयर इन द पॉपुलेशन, ए सिमिलर सिचुएशन प्रेवेल्स इन द मोस्ट स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबलीज में भी ठीक ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब है बहुसंख्यक जो समाज है, यानी हिंदू समाज है, हिंदू समुदाय के लोग उनको वोट नहीं देते, अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की कमी देखी गई है। अब इससे अगला टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू कंटेस्ट। हमारे देश के अंदर एक तो 18 वर्ष का होने पर प्रत्येक व्यक्ति वोट डालने का हक रखता है। दूसरा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में खड़े होने का हक भी रखता है। वह अपने जरिए अपने लिए वोट मांग सकता है। वह उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का हक प्रत्येक व्यक्ति का है। लेकिन हम देखते हैं कि गांव के अंदर 4, 5, 6 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, क्योंकि उनको पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े होंगे तो समय की बर्बादी होगी और वो अंतिम रूप से जो लड़ाई है वो केवल 4-5 कैंडिडेट्स के बीच ही होती है और बाकी को इतने ज़्यादा वोट वगैरह भी नहीं मिलते। इसलिए ज़्यादा संख्या में वोटर जो मतलब उम्मीदवार हैं, जो कंटेस्टेंट हैं, वो खड़े नहीं होते और लिमिट नहीं खड़े रहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में 18 वर्ष का होने पर लड़के लड़की में बगैर किसी भेदभाव के, जो अनपढ़ है, शिक्षित है, ताकतवर है, कमजोर है, सब व्यक्तियों को वोट डालने का हक मिलता है। इसमें पागल और दिवाली को यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का फायदा नहीं मिलता। और राइट टू कंटेस्ट में कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, यहाँ भी वही कंडीशन है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है जो बैंकक्रप्ट है, जैसे बैंक से लोन लिया है, बहुत पैसे उसमें डिफॉल्टर है वो, और बहुत पैसे लेकर के और वो पैसे जमा नहीं कर रहे हैं, तो वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से सरकार एक्वायर कर लेती है और वो उसे नीलाम कर देती है। यहाँ पे एक चीज़ जरूरी जो चीज़ बताई गई है 1989 अडल्ट इंडियन बीइंग एंड इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 21। अगर हम बात करें 1989 से पहले कि हमारे देश में अडल्ट की एज क्या रही है, तो 21 साल होती थी 1989 से पहले। लेकिन अब क्यों? क्योंकि बहुत से संविधान विशेषज्ञों ने, सामाजिक शास्त्रियों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि हमारे देश के युवा 18 साल का लड़का या लड़की बहुत अच्छे से समझदार हो जाता है और अपने बारे में फैसले ले सकता है। An amendment to the Constitution in 1989 में अमेंडमेंट होता है, reduce the eligibility age to 18, और अब एलिजिबिलिटी एज जो है 18 हो गई है। अब 18 वर्ष का व्यक्ति ही वोट डालने लग गया है और 18 वर्ष का व्यक्ति ही व्यस्क और एडल्ट माना गया है। अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये कार्टून देखिएगा, अडल्ट वोट का चित्र दिया गया है। इधर
जवाहरलाल नेहरू जी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एडल्ट वोट के रूप में एक हाथी को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है। हाथी का मतलब है कि जो वयस्क होता है व्यक्ति वह इतना मस्त होता है कि किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं करता। और जवाहरलाल नेहरू जी प्रयास कर रहे हैं या कोई भी नेता प्रयास कर रहा है अपने पक्ष में उस मतदान को करने की, और वयस्क लोगों में एक आदत होती है कि जितना रुझान होता है वो उधर जाए। जैसे नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के बारे में सोच सकते हो कि जो युवा पीढ़ी ने उसको सोचा कि इसको नेता बनाना है, तो वो प्रॉपर तरीके से आप देखिएगा युवा लोगों की पसंद है, तो वो हमारे देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अडल्ट वोट का बड़ा मायना है, क्योंकि अडल्ट वोट बहुत ज़्यादा है हमारे देश के अंदर, और ये सारे वोट एक रुझान में जाते हैं। इस वजह से ये बहुत ही मतलब इस रुझान को एक मस्त हाथी की संज्ञा दी गई है कि जिधर इसका रूप हो गया वह उधर चल पड़ता है और वह उसको जीत का दर्जा हासिल करा सकता है। इसीलिए हमेशा हर पार्टी युवा लोगों से कभी भी उनको हल्के में नहीं लेती, उनको अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करती है। इससे आगे चलिएगा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन में यहाँ पे स्वतंत्र चुनाव आयोग की बात कही गई है। स्वतंत्र चुनाव आयोग जो है ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से इलेक्शन को कराना चाहिए। इलेक्शन जो बिल्कुल 100% स्वतंत्र इलेक्शन यहाँ पे होने की बात कही गई है कि इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन कमीशन है किसके दबाव में काम नहीं करता, अपना निश्चित कर देता है पहले कि ये हमारी समय सारणी है, ये इस समय चुनाव होगी, इस समय उनकी काउंटिंग होगी, इस तरह से उसका रिजल्ट आएगा, ये सब बता दिया जाता है। और इसके अलावा आर्टिकल 324 का जिक्र किया गया है इलेक्शन कमीशन का। और इससे आगे आपका टॉपिक जो है स्पेशल मेजोरिटी की बात करता है। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट इन वोटिंग, जितने भी यानी सभा में बैठे हुए लोग हैं, लोकसभा में बैठे हुए लोग हैं, 2/3 मेजोरिटी लोगों ने जो भी उसके पक्ष में मतदान किया है उपस्थित लोगों में से सिंपल मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जितने भी टोटल लोग हैं उनमें से आधे से ज्यादा है तो सिंपल मेजोरिटी मानी जाएगी। इससे आगे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन की कुछ यहाँ पे फंक्शंस बताए गए हैं कि क्या क्या काम ये करता है। सबसे पहला काम है सुपरवाइजिंग द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट। वो वोटर लिस्ट को अपडेट करता रहता है। जो मर गए हैं आदमी उनके नाम हटा देते हैं, जो बच्चे 18 साल के हो गए उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं। फिर डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, टाइम फिक्स करता है कि कब इलेक्शन होगी, कब शेड्यूल उसका रहेगा। और इसके अलावा ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू टेक डिसीजन टू एंश्योर ए फ्री और फेयर पोल। यह फ्री और फेयर पोल कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और एक कराता भी है। द इलेक्शन कमीशन अपॉन रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देता है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर तरीके से रूल फॉलो नहीं करती है, उल्लंघन करती है, तो उसको 100% उससे यानी उस पार्टी की सदस्यता को खत्म कर सकता है और मान्यता को खत्म कर सकता है। अलॉट सिंबल थ्रू ईच ऑफ देम, और प्रत्येक पार्टी को चुनाव चिन्ह भी देता है। इलेक्शन कमीशन बहुत ही जबरदस्त मतलब संस्था है। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर की संस्था होती है और एक पूरे देश के सारे चुनाव कराने की जिम्मेदारी रखती है। राष्ट्रीय स्तर पर अलग से चुनाव आयोग है और राज्य स्तर पर अलग से चुनाव आयोग है। इसके अलावा ये इलेक्शन के बारे में बताया गया कि पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ, और यहाँ पे उस समय पर मैनी मोर स्टेट असेंबली इलेक्शन बाय इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ज्यादातर इलेक्शन हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कराए जाते हैं। इसके अलावा कोई संस्था नहीं है जो इस तरह के इलेक्शन को संपन्न करा पाए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे काम करती है। The election commission has faced many difficult situations such as holding election in military affected areas like Assam, Punjab, Jammu Kashmir। कभी प्रॉब्लम आ जाती है आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में, तो उनके लिए ये अलग से भी इनको इलेक्शन उपचुनाव वगैरह कराने पड़ते हैं। वो चीज़ें हमें समझनी होगी। यहाँ पे चुनाव सभा के अंदर एक नेता बता रहा है कि अब चुनाव व्यवस्था पुरानी नहीं रही है, नए जमाने का दौर है, हमें बहुत कुछ अपडेट करने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे आपका टॉपिक जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ आ गया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में चुनाव सुधार की बात कही गई। चुनाव में जो कमियां हैं, धांधली है, रूल फॉलो नहीं होते, पैसे की बर्बादी होती है, या लोगों को डरा धमका के वोट लिए जाते हैं, सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ को इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर लाना चाहिए, और अगर जितना अच्छे तरीके से चुनाव सुधार हो जाएंगे तो हमारे देश के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन कराने से कोई नहीं रोक पाएगा और एक मजबूत सरकार बन पाएगी। इससे आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। देश विद स्पेशल प्रोविजन टू एंश्योर दैट एट लीस्ट 1/3 वुमेन, 1/3 महिलाओं को हक मिले इलेक्शन की सीट्स में।
देयर शुड बी स्ट्रिक्ट प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी, मनी का कंट्रोल होना चाहिए, मनी ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, बहुत अव्यवस्था हो जाती है। टेंडेड विद एनी क्रिमिनल केस, क्रिमिनल को राजनीति में आने का हक नहीं होना चाहिए। और देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील, रिलीजियस और कास्ट अपील नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों में वर्ग भेद पैदा हो जाता है, एकता नहीं रहती है। देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एंश्योर दैट दे फंक्शन इन ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर, सभी राजनीति पारदर्शी तरीके से काम करेंगी, सभी राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी से काम करेंगी, तो इससे हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत होगा और वह अव्यवस्था की तरफ नहीं जाएगा। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।